तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ओवरऑल क्लासेस में। मैं हूं तुषार गुप्ता। जैसा कि हमारी क्लास 9th का चैप्टर सेकंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की सीरीज चल रही है, ये उसका पार्ट 5 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अब तक हमने अपने जो 4 पार्ट कवर किए हैं, उसमें हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बारे में जाना, फोर्स के बारे में जाना, मोमेंटम के बारे में जाना और फोर्स के टाइप्स के बारे में जाना। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और उसके एप्लीकेशंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उससे पहले मैं एक बात आपको फिर से दोहरा देता हूँ, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में बता रहा हूँ आपको, कि न्यूटन ने हमें 3 लॉज दिए थे, जिसमें से हमने 2 की बात कर ली है और तीसरी की बात आज हम कर रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। When a boy exerts a force on the wall exerts an equal and opposite force on the boy। ये क्या कह रहा है? जब कोई लड़का किसी दीवार पर एक फोर्स लगाता है तो वह दीवार उस लड़के पर अपोजिट एंड इक्वल फोर्स लगाती है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, ये लड़का क्या कर रहा है? इस वॉल पर फोर्स लगा रहा है। इस वॉल पर ये बंदा अपने हैंड से फोर्स लगा रहा है, तो अपोजिट में ये वॉल जो है, अपोजिट में ये वॉल उस पर एक फोर्स लगा रही है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ठीक है, यही है हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ। व्हेनेवर वन बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी, द सेकंड बॉडी एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन इट द फर्स्ट बॉडी। मतलब कि क्या बात लिख रही है? जब कोई फर्स्ट बॉडी है, मतलब एक बॉडी अगर दूसरी बॉडी पे कोई फोर्स लगा रही है, अगर कोई बॉडी दूसरी बॉडी पे कोई फोर्स लगा रही है, तो जो दूसरी बॉडी होगी वो सेम अमाउंट का फोर्स, इक्वल अमाउंट का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में उस दूसरी बॉडी पर लगाएगी। मतलब अगर मान लीजिए कोई ए बॉडी और बी बॉडी है, ए बॉडी अगर बी बॉडी पर फोर्स लगा रही है 1 न्यूटन का, तो बी बॉडी भी 1 न्यूटन का फोर्स ए बॉडी पर लगा रही होगी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो फोर्स फर्स्ट बॉडी लगाती है सेकंड बॉडी पर, उसे हम बोलते हैं एक्शन, और उसके अपोजिट में जो फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं रिएक्शन। उसे हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? रिएक्शन बोलते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन आर जस्ट टाइप ऑफ फोर्सेस। ये दोनों टाइप्स है किसके? फोर्सेस के, एक्शन और रिएक्शन। एक्शन किसने किया? जो इस बंदे ने किया एक्शन, इसके अपोजिट में वॉल ने इस पे किया रिएक्शन। ठीक है, आगे देखते हैं डेफिनेशन क्या हुई, जो हमें एग्जाम में लिख के आनी है। To every action there is an equal and opposite reaction। हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। हर एक्शन का, जो भी हम एक्शन करते हैं उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगा। ठीक है, जैसा कि अब आप ये देख रहे हो डायग्राम, ये एक बॉक्स रखा हुआ है, इसमें कुछ भी अमाउंट का मास भरा हुआ है। ठीक है, अब जो ग्राउंड है, ये जो ग्राउंड है, इस पे ये बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो बॉक्स है, ये फोर्स लगा रहा है किस पर? ग्राउंड पर। ये फोर्स लगा रहा है ग्राउंड पर। इसके रेस्पेक्ट में जो ग्राउंड है, इस पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, ये रिएक्शन फोर्स लगा रहा है हमारा ग्राउंड, और ये जो एक्शन फोर्स लगाया है, ये किसने लगाया है? ये एक्शन फोर्स लगाया है हमारा बॉक्स ने ग्राउंड पर। ठीक है, नोट, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। क्या मतलब है इसका? एक्शन और रिएक्शन डिफरेंट बॉडीज पर लगते हैं, ना कि सेम बॉडीज पर। जिस पे एक्शन लग रहा होगा उस पे रिएक्शन नहीं लग रहा होगा, और जिस पे रिएक्शन लग रहा होगा उस पे एक्शन नहीं लग रहा होगा। सीधी सीधी ये बात है इसकी। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल देखते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। हाउ डू वी वॉक? हम चलते कैसे हैं? ये देखिए, आप फिगर देख रहे हो, फोर्स ऑन फुट, रिएक्शन, फोर्स ऑन ग्राउंड, एक्शन। हम ग्राउंड पर बैकवर्ड की तरफ फोर्स लगाते हैं, पीछे की तरफ हम फोर्स लगा रहे होते हैं ग्राउंड पर। उसके रेस्पेक्ट में ग्राउंड क्या करता है? इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। व्हेन वी वॉक ऑन द ग्राउंड देन आवर फुट पुशेज द ग्राउंड बैकवर्ड। ठीक है, जो मैंने आपको बताया। एंड इन रिटर्न द ग्राउंड पुशेज आवर फुट फॉरवर्ड। हम ग्राउंड को पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, बैकवर्ड की तरफ, तो हमारा उसी के रेस्पेक्ट में इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाता है हमारा ग्राउंड हमें फॉरवर्ड की तरफ, हमारे फुट पर। जिसकी वजह से क्या होता है? एक फॉरवर्ड रिएक्शन होता है ग्राउंड का हमारे फुट पर, जिससे कि हम आगे की तरफ चल पाते हैं, मूव हो पाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, व्हाई द गन रिकॉइल्स? गन रिकॉइल क्यों होती है? जैसे कि ये देख रहे हो, फोर्स ऑन ब्लड, ये हुआ एक्शन।
इसके इसके अपोजिट में एक इक्वल फोर्स लगाया बुलेट ने किस पर, गन पर, जिसे हमने बोला रिएक्शन। मतलब कि क्या होता है, जब हम फायर करते हैं तो हल्का सा हम पीछे की तरफ हमें झटका लगता है। वो झटका क्यों लगता है, क्योंकि जो जितनी स्पीड से, जितनी वेलोसिटी से, जितनी फोर्स से जो बुलेट गन से बाहर निकली होती है, उसी फोर्स से हमारे तरफ पीछे की तरफ रिएक्शन लगता है बुलेट का। ठीक है, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन द फोर्स सेंडिंग द बुलेट फॉरवर्ड, जैसा कि बुलेट जो आगे की तरफ फॉरवर्ड हुई, इक्वल टू द फोर्स सेंडिंग द गन बैकवर्ड, तो पीछे की तरफ भी उतना ही फोर्स आएगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से। बट ड्यू टू हाई मास ऑफ द गन, क्योंकि गन का मास एज कंपेयर टू द बुलेट बहुत ज्यादा है, इट मूव्स ओनली लिटिल डिस्टेंस बैकवर्ड एंड गिव्स अ बैकवर्ड जर्क और किक टू द शोल्डर ऑफ द गनमैन। द गन इज सेट टू बी रिकॉइल्ड, इसी को हम बोलते हैं कि गन का रिकॉइल्ड होना। इसी को हम क्या बोलते हैं, गन का रिकॉइल्ड होना। अब हम जानते हैं और एग्जांपल्स के बारे में, जैसे कि जेट, एरोप्लेन्स एंड रॉकेट्स आल्सो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। जैसा कि आपने रॉकेट्स को देखा होगा, जब रॉकेट ऊपर जाता है तो बहुत सारी गैस नीचे की तरफ छोड़ता है, बहुत ज्यादा आग जैसे हम बोल सकते हैं नीचे की तरफ छोड़ता है। ये क्या होता है, ये एक्शन कर रहा होता है रॉकेट ग्राउंड की तरफ, जिसके रेस्पेक्ट में इक्वल और अपोजिट फोर्स हमारा ग्राउंड लगाता है रॉकेट पर, जिसकी वजह से वो इतना ऊपर जा पाता है। उस जो फोर्स हमारा रॉकेट लगाता है ग्राउंड पर, उसके इक्वल और अपोजिट फोर्स ग्राउंड लगाता है रॉकेट पर, जिससे वो इतना ऊपर जा पाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं बोट और शिप का केस। When a boatman wants to take the boat away from the bank of the river, he sits in the boat and pushes the river bank with his oar। वो क्या करता है, जब हम बोट चला रहा होता है जो बोटमैन, वो क्या करता है, वाटर को पीछे की तरफ पुश करता है, जिससे कि हमारी बोट जो है वो आगे की तरफ मूव हो पाती है। ये भी हमारा एक्शन और रिएक्शन का ही एक एग्जाम्पल है, मतलब न्यूटन के थर्ड लॉ का ही एक एग्जाम्पल है हमारा बोट और शिप का केस। अब हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। इससे पहले जो मैंने पार्ट 3 बनाया था, उसमें मैंने मोमेंटम के बारे में बताया था, उसकी लिंक आई बटन पे दे रखी है, काइंडली उस वीडियो को जरूर देख लें, जिससे कि आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बहुत इजीली समझ में आ सके। और साथ ही साथ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की वीडियो भी आई बटन पर आ रही है, उसकी लिंक उसे भी देख लीजिएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, when two bodies act upon one another, जब दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर एक्ट कर रही हैं, their total momentum remains constant provided no external force are acting। मतलब कि ये क्या कह रहा है, जब दो बॉडीज एक्ट कर रही हैं एक दूसरे पर, तो उनका टोटल मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कब तक कांस्टेंट रहेगा, जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगेगी, तब तक उनका जो मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम वे हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। ये कहता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इसी और हम ये भी कह सकते हैं मोमेंटम इज नेवर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय। ना तो हम मोमेंटम को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस हम उसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें जो हमने बोला क्या ये सही है या गलत है, इसके लिए हमें इसे प्रूफ करना पड़ेगा। भाई हम इसे प्रूफ करेंगे कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ये सही भी है या गलत है। तो प्रूफ करते हैं। अब देखिए, आपको स्क्रीन पर दो ट्रक देख रहे हैं, एक दिख रहा है आपको ट्रक 1, एक दिख रहा है आपको ट्रक 2। ट्रक 1 में क्या है, उसका मास है m1, और जो ट्रक 2 है उसका मास है m2। इसकी वेलोसिटी है u1, इसकी वेलोसिटी है u2। ठीक है, इसका इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, m1 u1 होगा, इसका इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, m2 u2 होगा। मोमेंटम का फॉर्मूला p इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी से। तो जो टोटल मोमेंटम है दोनों उनका बिफोर कोलिजन, दोनों ट्रक्स का जो मोमेंटम है कोलिजन से पहले, वो कितना हो गया, m1 u1 प्लस m2 u2 होगा। सिंपली ऐड कर दिया दोनों को। ठीक है, अब ये दोनों चल रहे हैं भाई, ठीक है, आराम से। अब क्या हुआ, ये दोनों कोलाइड कर गए एक दूसरे से, दोनों क्या कर गए, कोलाइड कर गए। क्या हुआ, जो ट्रक 1 था उसका मास तो सेम रहेगा m1, मास तो सेम m1 ही है, बट वेलोसिटी हो गई v1। वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। कोलाइजन के बाद उसकी वेलोसिटी जो u1 थी वो चेंज हो गई, कितनी हो गई, v1 हो गई। ऐसी ट्रक 2 की वेलोसिटी जो है v2 हो गई। तो इनका जो मोमेंटम है वो भी चेंज हो गया। अब इनका मोमेंटम हो गया m1 v1 और m2 v2। तो जो फाइनल मोमेंटम होगा वो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन हो जाएगा m1 v1। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे u1 हो गया, तो मैं
यहाँ पे आएगा v1, ठीक है, और यहाँ पे आएगा m2 v2, ठीक है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे m1 v1 है प्लस m2 v2 है, ठीक है। तो जो टोटल मोमेंटम है कोलाइजन से पहले का वो होगा हमारा m1 u1 प्लस m2 u2, और जो मोमेंटम होगा आफ्टर कोलाइजन m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है फ्रेंड्स। सपोज दैट ड्यूरिंग कोलाइजन द ट्रक 1 exerts a force F1 on the truck 2 and in turn the truck 2 exerts a force F2 on the truck 1. We will now find out the values of the force F1 and F2. This can be done as follow. देखिए फिगर में आप देखिए क्या हो रहा है। जैसा कि जब ये दोनों कोलाइड किए तो जो M1 वाला ट्रक है और एक M2 वाला ट्रक है, हमने माना कि M1 वाले ट्रक ने F1 फोर्स लगाया किस पर, M2 पर। M2 वाले ट्रक 2 मतलब जो ट्रक 2 है उस पर ट्रक 1 ने F1 फोर्स लगाया। उसके अपोजिट में ट्रक 2 ने F2 फोर्स लगाया किस पर, ट्रक 1 पर, ठीक है। तो यही बात लिख रही है। सपोज दैट ड्यूरिंग कोलाइजन द ट्रक 1 exerts a force F1 on the truck 2 and in turn the truck 2 exerts a force F2 on the truck 1. We will now find out the values of the force F1 और F2. अब हम यहाँ पे F1 और F2 की वैल्यूज निकालेंगे। When the force F1 of the truck 1 acts on the truck 2 for a time t, when the velocity of truck 2 changes from u2 to v2, so अब हमने माना कि जो हमारा ट्रक 2 है उस पर F1 फोर्स लगा रहा है कौन, ट्रक 1। तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी कोलाइजन से पहले u2 थी और कोलाइजन के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई v2। तो हमने सबसे पहले निकाला एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक 2, तो a2 बराबर हो गया हमारा v2 माइनस u2 अपॉन t। तो ये काम कितने सेकंड में हुआ, कितने टाइम में हुआ, टी स्मॉल टी टाइम में हुआ कि उसकी वेलोसिटी u2 से v2 हो गई, ठीक है। अब हम निकालते हैं उसका फोर्स। तो फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो सिंपली हमने यहाँ पे F1 पुट किया, यहाँ M2 पुट किया मास, और यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू लिख दी जो हमने ऊपर से निकाली है v2 माइनस u2 अपॉन t। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी हो गई है इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखते हैं फोर्स F2 के बारे में जानते हैं। अब F2 फोर्स कौन लगा रहा है, ट्रक 2 लगा रहा है किस पर, ट्रक 1 पर। कितने टाइम के लिए, t टाइम के लिए। तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, कोलाइजन से पहले u1 थी और कोलाइजन के बाद कितनी हो गई, v1 हो गई। तो एक्सेलरेशन क्या हुआ ट्रक 1 का एक्सेलरेशन भी हम निकाल सकते हैं a1 माइनस u1 अपॉन t। बट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स बराबर कितना होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। तो F2 जब हम निकालेंगे तो मास तो m1 आएगा और एक्सेलरेशन कितना आएगा, चेंज इन वेलोसिटी v1 माइनस u1, पहले मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। नाउ द फोर्स F1 exerted by the truck 1 is the action and the force F2 exerted by the truck 2 is the reaction। मतलब कि क्या कहने का मतलब है कि जो ट्रक 1 ने जो फोर्स लगाया F1 वो तो हो गया एक्शन, और उसके अपोजिट में ट्रक 2 ने जो फोर्स लगाया वो हो गया हमारा रिएक्शन, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन द एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। थर्ड लॉ से क्या होता है, जो हमारा एक्शन और रिएक्शन होते हैं वो एक दूसरे इक्वल और अपोजिट होते हैं। तो F1 इक्वल होगा माइनस F2 के, तो F1 इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस F2 के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ F1 एंड F2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हम यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से F1 की वैल्यू और इक्वेशन 2 से F2 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है, ठीक है। तो कैंसिल टी दो, ये दोनों टी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या होगा, जो M2 V2 माइनस U2 बचेगा, यहाँ पे माइनस का साइन हो रहा है, M2 V2 माइनस U2 और M1 V1 माइनस U1, ठीक है, क्योंकि T से T तो कैंसिल हो चुका है। अब सिर्फ न्यूमरेटर्स बचे हैं दोनों के, ठीक है। अब हमने इस M2 का क्या किया, अंदर कर दिया इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन। M2 V2 माइनस M2 U2 इज इक्वल्स टू माइनस M1 V1। सिमिलरली इधर हमने मल्टीप्लिकेशन किया M1 U1, सो M2 V2 प्लस M1 V1, ये इधर राइट साइड से लेफ्ट साइड में आएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू M1 U1 प्लस M2 U2। तो M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल्स टू हो गया हमारा M1 V1 प्लस M2 V2 के, जो की कंडीशन हमने प्रूफ करने से पहले पढ़ी थी, ठीक है। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल हो गया टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन के। दिस मीन्स दैट मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट ऑलवेज। कैसा होता है, वो कांस्टेंट ही रहता है। ये हमने यहाँ पे इसको प्रूफ कर लिया। हेंस
प्रूफ। ठीक है, अब हम जानते हैं कुछ एप्लीकेशंस के बारे में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। रॉकेट एंड जेट एरोप्लेन्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब कि जो रॉकेट और एरोप्लेन होता है उनमें मोमेंटम हमेशा हमारा क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है, ना तो उसमें मोमेंटम क्रिएट होता है ना ही मोमेंटम डिस्ट्रॉय होता है। व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, जब भी कोई बुलेट फायर होती है किसी गन से, तब भी वहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता है। और ये हमारे न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो इसी बुलेट वाले कुछ इससे रिलेटेड आते हैं टॉपिक से। तो ये फॉर्मूला है जो कि हमें याद रखना है कि मोमेंटम ऑफ बुलेट बराबर होता है मोमेंटम ऑफ गन के। जो मास है बुलेट का इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मतलब कि बुलेट जो कितनी वेलोसिटी से गन से बाहर जा रही है, वो बराबर होता है गन के मास के इनटू रिकॉइल वेलोसिटी। अब ये रिकॉइल वेलोसिटी क्या होती है, द बैकवर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन इज कॉल्ड रिकॉइल्ड वेलोसिटी। जो जब हमारा बुलेट जो है गन से बाहर निकलती है तब जो फोर्स बैकवर्ड की तरफ लगता है उसे हम बोलते हैं रिकॉइल्ड फोर्स, रिकॉइल्ड वेलोसिटी बोलते हैं उस वेलोसिटी को, जितनी वेलोसिटी से गन हमारी पीछे की तरफ मूव करती है। ठीक है, तो ये हमारी गन है, जैसे कि ये बुलेट आप देख रहे हो, इसका जो मास है बुलेट का और जितनी वेलोसिटी से इस गन से ये बाहर निकली, ये बराबर होगा किसके, इस गन के मास के इनटू इसकी रिकॉइल वेलोसिटी के बारे में। अब जो नेक्स्ट पार्ट इस सीरीज का आएगा उसमें हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को जानेंगे, तो जिससे कि हम बहुत इजीली इनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे इस फॉर्मूले की मदद से। तो यहाँ पर हमने इस चैप्टर 2 का थ्योरी वाला पार्ट कवर कर लिया, सिर्फ हमारा न्यूमेरिकल वाला पार्ट बचा है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा कवर कर लेंगे न्यूमेरिकल पार्ट को, जिसमें हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड और न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड F=ma जो फॉर्मूला है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।